नमस्कार विद्यार्थियों। प्री BSTC की तैयारी करने वाले समस्त विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्रभात की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। जो विद्यार्थी प्री BSTC की तैयारी कर रहे हैं और जीके का बेस अपना जो मजबूत करना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों से मेरा एक ही आग्रह है कि कक्षा 10 में जो चलने वाली ये किताब है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, कक्षा 6ठी से लेकर के कक्षा 10वीं तक ये राजस्थान अध्ययन की जो किताबें चलती है, जीके का जो अपना 0 लेवल का जो बैच है, इनको मजबूत करना चाहते हैं तो मेरा समस्त विद्यार्थियों से यही आग्रह है कि आप वर्तमान जो पाठ्यक्रम में शामिल कक्षा 6 से कक्षा 10 की राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं, उन किताबों को आप ज़रूर पढ़ें। प्री BSTC की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से मेरा यही कहना है कि गत सत्र जो आपके BSTC का पेपर आया था, तो उसमें 50% जीके के आते हैं। 50 में से 25-30 क्वेश्चंस इसी एक बुक में से आए हैं। तो मेरा समस्त BSTC की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से आग्रह है कि आप इस किताबों को आप ज़रूर खरीद लें और इस किताबों को ज़रूर पढ़ें। और अपनी इस ऑनलाइन क्लासेज में आप समस्त विद्यार्थियों को इन्हीं पुस्तकों के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस बैच को शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले कक्षा 10वीं की जो राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति वाली बुक्स है, इनको मैं शुरू करूँगा। तो आप सभी से आग्रह है कि आप इस पुस्तक को आज ही खरीद लें और इस किताब को जब मैं क्लास ले रहा होता हूँ उसमें आप इस किताब को अपने पास में रखें और जो एक्स्ट्रा बात बताई जाएगी तो आप इस किताब में ऐड कर लें। तो अलग से आपको नोट्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये किताब ही एक अच्छा नोट्स है। इस किताब में लिखी गई एक लाइन इम्पोर्टेंट है। आप इस लाइन को समझें और प्रत्येक लाइन को आप याद करें तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अपन शुरू कर रहे हैं पहला चैप्टर के अंदर राजस्थान का इतिहास एवं राजस्थान का जो परिचय दिया हुआ है, तो राजस्थान के परिचय को लेकर के अपन इस पहले चैप्टर में आज से पढ़ना शुरू करेंगे। बात आती है सर्वप्रथम राजस्थान की। अपन राजस्थान को अच्छी तरीके से समझेंगे और जो विद्यार्थी जीके की तैयारी बिल्कुल शुरू करना चाहते हैं तो वो इस क्लासेस से आप ज़रूर जुड़ें। आप बड़ी क्लासों में जाने से पहले 0 लेवल का जीके बेस तैयार करना चाहते हैं तो अपनी इस क्लासेस से आपको बिल्कुल बार पुनरावृत्ति करते हुए 0 लेवल से जीके पढ़ाया जाएगा। और मैं दावा करता हूं कि आपको 100% प्रत्येक बात है उनको 4-5 बार दोहरा करके मैं आपको जहाँ तक हो सके पूर्णतः याद करवाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो अपन पढ़ते हैं राजस्थान को। इस किताब के अंदर लिखी गई प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है। पहली लाइन में ये लिखा हुआ है कि सन 1949 से पहले राजस्थान शब्द का कोई अस्तित्व नहीं था। 1949 से पहले राजस्थान शब्द का अस्तित्व ही नहीं था। सबसे पहले बात करें इस भूभाग के लिए तो सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम राजस्थान के इस भूभाग के लिए एक शब्द काम में लिया था। वो शब्द है राजपूताना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न आप प्रत्येक गाइड राजस्थान जीके को उठा के देखोगे तो पहले पेज पर यही लाइनें आपको लिखी हुई मिलेगी और यहीं से आपका प्रश्न टूटअप होता है कि सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम राजस्थान के इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द काम में लिया है। तो राजपूताना शब्द काम में लेने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन है? जॉर्ज थॉमस। और इसने कब लिया है? सन 1800 में। ये पहला प्रश्न है। 1829 की बात करें, 1829 में जेम्स टोल्ड ने राजस्थान के इतिहास में बहुत सारा काम किया है। आप राजस्थान के इतिहास के अंदर जगह जगह पर आप इनके कथन और उनके द्वारा कई गई बातों को आप पढ़ेंगे। तो जेम्स टोल्ड ने 1829 में एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कर्नल जेम्स टोल्ड ने 1829 में एक पुस्तक लिखी है
एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। अब देखिए इस किताब के नाम, इस ग्रंथ के नाम के अंत में राजस्थान लिखा हुआ है। तो 1829 में कर्नल जेम्स टोल्ट सर्वप्रथम राजस्थान के इस भूभाग के लिए रायथान या राजस्थान शब्द काम में लेता है। रायथान ऑब्लिक राजस्थान 1829 के अंदर सर्वप्रथम इस राजस्थान के भूभाग के लिए राजस्थान शब्द या रायथान शब्द काम में लेने वाला व्यक्ति कौन है? तो वो होगा आपका जेम्स टोल्ट। और इसका ग्रंथ कौन सा है? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, जो 1829 का है। और इनसे पहले 1800 में जॉर्ज थॉम्स ने राजपूताना शब्द काम में लिया है। तो इस बात को आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। बार बार ऐसे प्रश्न आते हैं और विद्यार्थी यहाँ कंफ्यूज होते हैं। और जब ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा राजस्थान, रायथान या राजपूताना को लेकर के राजस्थान जीके का जो भी प्रश्न बनेगा उसमें दोनों ऑप्शन होंगे, देख लेना आप। दोनों ऑप्शन होंगे, जेम्स टोल्ट भी लिखा हुआ होगा और जॉर्ज थॉम्स लिखा हुआ होगा। परंतु आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जॉर्ज थॉम्स ने राजपूताना शब्द काम में लिया है और कर्नल जेम्स टोल्ट ने, सीधी बात है कि कर्नल जेम्स टोल्ट की जो पुस्तक है उस पुस्तक के अंत में राजस्थान लिखा हुआ है। इसलिए राजस्थान या रायथान शब्द की बात की जाए तो वो शख्स कौन है? वो है जेम्स टोल्ट। इसलिए आप, क्योंकि इसकी बुक्स का नाम आपको याद है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, तो बुक्स के अंत में राजस्थान लिखा हुआ है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राजस्थान या रायथान शब्द काम में लेने वाले हैं वो जेम्स टोल्ट है और राजपूताना शब्द काम में लेने वाले वो है जॉर्ज थॉम्स। और जॉर्ज थॉम्स है वो है 1800 ईस्वी में और जेम्स टोल्ट है वो आपके आएंगे 1830 में। राजस्थान शब्द को विधिवत रूप में इस प्रदेश के लिए काम में कब लिया गया तो हम उनकी बात करेंगे। तो वो बात होगी आपकी 30 मार्च को, 30 मार्च 1949। डेट वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान जीके के अंदर ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। बीएसटीसी लेवल का क्वेश्चन है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। हम बार बार पढ़ते हैं स्कूल लेवल पर, प्रार्थना सभा के अंदर बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान दिवस का। आप सभी को ये याद होगा कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। ये आप सबको याद है। आपको ये क्लियर करना है कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस क्यों मनाया जाता है। अपन इस बात को क्लियर करेंगे कि 30 मार्च 1949 को क्या ऐसा हुआ राजस्थान के लिए जिसको लेकर के ये राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन क्यों इम्पोर्टेंट है तो इसकी हम बात करेंगे। राजस्थान का एकीकरण आपका स्पेशली बीएसटीसी के अंदर सिलेबस में है। एकीकरण को हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं, परंतु संक्षिप्त बात अभी करेंगे कि राजस्थान का एकीकरण, पूरे राजस्थान को एक किया गया। तो राजस्थान के एकीकरण के अंदर कुल 19 रियासत हैं। याद करिएगा, राजस्थान के इस भूभाग पर 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने। 19 रियासतें और 3 ठिकाने, इनको आपस में मिला करके एक प्रदेश बनाया गया और उस प्रदेश का नाम राजस्थान रखा गया। तो 19 रियासतें और 3 ठिकाने, इनका एकीकरण करने का काम किया गया। तो ये एकीकरण का काम 1948 से शुरू होता है और ये 1956 तक चलेगा। राजस्थान का एकीकरण 1948 से लेकर के 1956 तक चलेगा। परंतु राजस्थान के अंदर कुल 19 रियासतें और 3 ठिकाने, इन रियासतों और ठिकानों में से अधिकांश रियासतों का विलय, एकीकरण और आपस में मिलाने का जो काम है वो 30 मार्च 1949 को हो चुका था। बात ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के एकीकरण के अंदर कुल आपकी 19 रियासतें और 3 ठिकाने हैं। ये सभी पूरा मिलाने का काम है। ये तो 1956 में जाके पूरा होगा, परंतु इसमें बड़ी बड़ी रियासतें और बड़े बड़े ठिकानों को जो मिलाने का काम, उसको एक करने का काम 30 मार्च 1949 को हो चुका था। इसीलिए इसी 30 मार्च की याद में पूरे राजस्थान भर में आज भी राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है। इसीलिए देखो, पहली लाइन, इस किताब की पहली लाइन लिखा हुआ है कि 1949 से पहले राजस्थान का कोई अस्तित्व नहीं था और 1949 में जब बड़ी बड़ी रियासतों का एकीकरण कर दिया गया, उसके बाद में ये राजस्थान ये व्यवस्थित रूप से हमारे सामने आता है और उसकी याद में आपके ये राजस्थान दिवस मनाया जाता है।
अपने इस राजस्थान के अंदर जितना जो एरिया है, जितना क्षेत्र राजस्थान के अंदर जो मिलाए गए हैं, ठीक है ना, उनमें से कई ऐसे जो आपके प्रदेश हैं उनका ऋग्वेद में उल्लेख है, महाभारत में उल्लेख किया गया है। तो कई ऐसे राजस्थान के प्रदेश हैं, उनका प्राचीन नाम अलग अलग है, भिन्न भिन्न नामों से उन्हें अलग अलग वेदों में, पुराणों में उसको दर्शाया गया है। तो देखिए राजस्थान के अंदर ये बात करते हैं मरु प्रदेश। राजस्थान के अंदर ये भूभाग वर्तमान में शामिल है। तो पहले इस भाग को ऋग्वेद के अंदर मरु प्रदेश कहते थे। यह है जोधपुर जैसलमेर के आसपास का इलाका। जैसलमेर वह जोधपुर, जैसलमेर और जोधपुर के आसपास का जो इलाका है, ये वेद पुराणों के अंदर इसको मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ये मरु प्रदेश से बन गया ये मरुवार, और मरुवार से आगे होकर के बन गया मारवाड़। आज हम पढ़ते हैं मारवाड़ का इलाका, जिसमें जोधपुर पाली के आसपास का जो एरिया है उसको हम मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। तो ये मरु प्रदेश, जैसलमेर, जोधपुर, पाली के आसपास का जो आपका मरुस्थल वाला इलाका है, ये मरु प्रदेश, ये मरुवार, और उसके बाद में ये मारवाड़ बन गया था। इस प्रकार आप इसमें पढ़ते हैं मत्स्य प्रदेश। मत्स्य प्रदेश का प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। मत्स्य प्रदेश है, इसमें ABCD अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और राजस्थान के जो एकीकरण का आपको एकीकरण शुरू किया गया। राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में समाप्त होता है, और उसमें पहले चरण का नाम भी मत्स्य संघ रखा जाता है। तो प्राचीन वेदों के अंदर भी जो अलवर, भरतपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उसको मत्स्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था, और इसी मत्स्य जनपद हुआ करता था, और इसी मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी विराटनगर। मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी विराटनगर, और विराट, और उसके बाद में उसका नाम चेंज हो गया बेरहाट। और बेरहाट की पहाड़ियाँ जो जयपुर में थी, अभी जो नया जिला बन गया कोटपुतली बेरोड, तो बेरहाट की पहाड़ियाँ हैं वो आपके कोटपुतली बेरोड में चली गई है। और इसी बेरहाट की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, वो है आपकी बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी जिसको बोलते हैं अर्जुन की गंगा। बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है। नदियों का चैप्टर हम स्पेशली पढ़ेंगे, एक एक नदी आपको याद करवाई जाएगी, परंतु अपन इस चैप्टर के अंदर शॉर्टकट आपको मैं इसका परिचय करवा रहा हूँ कि मत्स्य प्रदेश प्राचीन मत्स्य प्रदेश था, मत्स्य जनपद हुआ करता था। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर होती थी, वर्तमान में उसका नाम बेरहाट हो गया, और बेरहाट की पहाड़ियाँ जयपुर में थी। जयपुर से अलग होकर के अभी कोटपुतली बेरोड जिला बन चुका है, तो बेरहाट की पहाड़ियाँ वर्तमान कोटपुतली बेरोड में है। वहाँ से आपकी बाणगंगा नदी निकलती है, इसको अर्जुन की गंगा कहते हैं, क्योंकि इसी पहाड़ियों में पांडव रहे थे। पांडवों का अज्ञातवास यहाँ पर इस पहाड़ियों में रहा है, ठीक है ना। तो यह अर्जुन के नाम पर इस नदी का नाम भी अर्जुन की गंगा हो चुका है। इसके अलावा अपन देखते हैं तो ढूंढाड़ क्षेत्र जयपुर के आसपास का इलाका, जयपुर और दौसा के आसपास का जो इलाका है, इस इलाके को ढूंढाड़ प्रदेश। बोलियां भी अपने सिलेबस में हैं, और ढूंढाड़ प्रदेश में बोली जाने वाली बोली है वो है आपकी ढूंढाड़ी बोली। ढूंढाड़ प्रदेश के अंदर बोली जाने वाली बोली है वो आपकी ढूंढाड़ी बोली है, और ढूंढाड़ क्षेत्र है वो जयपुर के आसपास का एरिया है, वो आपके ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं ऐसा प्रदेश तोरावाटी प्रदेश। तोरावाटी आपके सीकर झुंझुनू का एरिया, शेखावाटी क्षेत्र, सीकर झुंझुनू और सीकर झुंझुनू के अंदर आपकी एक नदी है कांतली नदी, वेरी इंपॉर्टेंट है। कांतली नदी पढ़ेंगे अपन लोग नदियों वाले चैप्टर में। कांतली नदी, ये कांतली नदी आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ वे होती है जिसका पानी न तो अरब सागर में जाता है न बंगाल खाड़ी में, बीच में जो नदियाँ लुप्त हो जाती है किसी तालाब में, बावड़ी में, झील में या मरुस्थल में जाकर के जो नदी लुप्त हो जाती है वो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ होती है। तो आंतरिक प्रवाह की नदी के अंदर एक नदी है आपकी कांतली नदी। कांतली नदी आपके जो सीकर और झुंझुनू में बहती है। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। कई बार ये प्रश्न आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा करके इसको याद करिए कि कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो सीकर में किस नाम से जाना जाता है। तो इसी कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अपन पढ़ते हैं कांठल प्रदेश।
कांठल प्रदेश। तो ये कांठल प्रदेश है, ये है माही नदी, माही नदी के कांठे का या किनारे का क्षेत्र। माही नदी के किनारे का जो एरिया है या माही नदी का कांठा, कांठा यानी किनारा, तो माही नदी के किनारे का जो एरिया है उसको कांठल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यह आपके बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के अंदर जो आपके माही नदी का जो प्रवास क्षेत्र है उस एरिया को कांठल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ये कांठल प्रदेश है, तोरावाटी है, ढूंढाड़ प्रदेश है, मत्स्य प्रदेश है। तो इन सब का अपने राजस्थान के अंदर प्राचीन वेदों में, प्राचीन ग्रंथों में अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग नामों से जाना गया है, जिसमें कई आपके इंपॉर्टेंट क्षेत्र है वो मैं आप सबके बीच में रख रहा हूँ।